हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 को हल करेंगे। तो चलो देखते हैं आज की क्लास और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसमें हमें अद्वितीय हल या कोई हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल बताने के लिए हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक प्रकार की सारणी का अध्ययन करवाया था। वो आप अपने किताब में देख सकते हो, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दिया गया है। वो जी है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो दिया गया है, इस पूरे टेबल का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो आपके पूरे इस चैप्टर से जो भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मिला करके इसी टॉपिक के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार का आपको एक संबंध दिखाई दे रहा है। इन तीनों के आधार पर 3 प्रश्न बन करके आते हैं। और दूसरा ये है कि आपको उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से हल करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आप मेरा पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे वज्रगुणन विधि बाय संदीप हैप मैथमेटिक्स। ऐसा करने से आपके पास मेरा वीडियो आ जाएगा, जहाँ से आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि ये जो आपके पास टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 3 प्रकार के जो संबंध दिया गया है, अनुपातों की तुलना करके इन समीकरणों के लिए ग्राफी निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं दिखाया गया है। इसी प्रकार से बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है और कोई हल नहीं है। और तीसरा ये होता है कि अगर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जैसे यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, इन समीकरणों के यदि एक या अनंत हल निकलें तो उसको हम संगत निकाय कहते हैं। और यदि किसी समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पर कोई हल नहीं है लिखा है, तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इनको हम लोग असंगत निकाय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि जिसे आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि इन युग्म समीकरणों में किनका अद्वितीय हल और किनका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अद्वितीय हल की स्थिति में हमें उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अद्वितीय हल या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, इन स्थितियों को पहले हम लोग संबंध में बना करके यानी गुणांकों का संबंध बनाएंगे और ये देखेंगे कि किनका इनमें तीनों में से हल प्राप्त होता है। उसके बाद अगर कोई अद्वितीय हल की स्थिति में आता है तो उसे हम लोग वज्रगुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है x - 3y - 3। हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर है 1 का पहला प्रश्न। इसमें x - 3y - 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखा है 3x - 9y - 2 बराबर 0। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हल लिख करके इन समीकरणों की तुलना करना है। किनसे? आंसर है कि एक प्रकार का जो सामान्य समीकरण होता है दो चर वालों का, उस सामान्य समीकरण से इन दोनों समीकरणों की तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लेंगे। तो
हमारा सामान्य समीकरण क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों ने रैखिक समीकरण का सामान्य समीकरण है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, हर एक समीकरण, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को हम लोग उसी सामान्य समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए, पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास हमने लिख लिया है। तो इसके आधार पर अगर आप तुलना करें तो इस पहले समीकरण की तुलना इस पहले सामान्य समीकरण से करते हैं। तो यहाँ लिखा है x, यानी इसके आगे 1 मान सकते हो, तो 1x है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं समीकरण क्या है? समीकरण निकाय है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर कितना है? तो आंसर है कि x के आगे जो 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसको पहला समीकरण मानते हैं और इसको दूसरा समीकरण, तो x के आगे जो लिखा हुआ है वहाँ 1 मानते हुए इसको हम लोग मानेंगे a1 बराबर 1। इसी प्रकार से y का जो गुणांक देख रहे हैं चिन्ह के साथ, उसको b1 का मान लिखेंगे और अचर वाला जो है c1 मान करके लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की तुलना, तो इस समान समीकरण से इस दूसरे समीकरण की तुलना करोगे तो x का जो गुणांक दिखाई दे रहा है 3, ये है a2 का मान, और y का जो गुणांक दिखाई रहा है माइनस में ना पूरा, ये है b2 का मान, और अचर वाला जो पद है वो है c2 का मान। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आपको गुणांकों का संबंध बनाना है। देख रहे हैं चूँकि a1 बटा में a2 बराबर हमें मिलेगा 1/3 कॉमा b1 बटे b2 का अनुपात क्या आएगा? -3 बटे -9। और आप जानते हो -3 बटे -9 लिख करके इसको सरल में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, -3 बटे में अगर -9 लिखेंगे तो -3 से -9 कैंसिल होगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी इसका मान आएगा 1/3। इसी प्रकार से c1 बटे c2 दोनों ऋणात्मक है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/2 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो c1 बटा में c2 बराबर 3/2। अब यहाँ से संबंध बनाते हैं। चूँकि हम देख पा रहे हैं कि a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा में c2। देख पा रहे हो, a1 बटे में a2 का मान 1/3 है, b1 बटे b2 का मान 1/3 है, तो दोनों इक्वल है, तो हमने इसको इक्वल लिख दिया है। और c1 बटे c2 का मान 3/2 है, जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2 लिख दिया। तो यह संबंध हमें क्या बताता है? ये संबंध हमें बताता है बच्चों, आपने पढ़ा था कि यदि प्रथम दो गुणांक बराबर हों और तीसरा गुणांक बराबर न हो तो उस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं निकलते हैं। ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि अगर प्रथम दोनों गुणांक बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि क्योंकि a1 बटे a2 नॉट बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये लिखा जा सकता है कि
समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब अगर ये किसका कोई हल नहीं है तब हमें इस समीकरण निकाय को हल नहीं करने हैं, क्योंकि केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें इसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक इसको एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई बराबर 5। देखना ध्यान से, 2x प्लस, यहाँ लिखा हुआ है 2x, दूसरा प्रश्न है बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, इस सवाल को भी आपको बिल्कुल पहले की तरह ही हल करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सामान्य समीकरण से तुलना करके गुणांकों का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने आपके लिए सामान्य समीकरण पहले ही लिख दिया है, आप इसी से हमेशा सभी गुणांकों की तुलना करते रहोगे। तो यहाँ पर इस समीकरण में a1, b1, c1 का मान हम यहाँ एक बार में लिख देते हैं, क्योंकि a1 बराबर है 2। एक बात ध्यान बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो ये अक्षर वाला संख्या दिखाई दे रहा है इसको बराबर के हमेशा बाईं तरफ करके ही तो a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको मैं अगर बाईं तरफ कर दूं तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई, और 5 को बाईं तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, और 8 को बाईं तरफ करोगे तो -8 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करके a1, b1, c1 का मान निकालते हैं। पहले समीकरण से तुलना, पहले समीकरण से का मतलब पहले सामान्य समीकरण से इस पहले समीकरण की तुलना करना है। तो यहाँ पर इस पहले समीकरण से a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना, b1 का मान कितना है 1 है, और c1 का मान -5 है। ठीक है, यहाँ से इस समीकरण से। इसी प्रकार a2 बराबर दूसरे समीकरण से 3 है, b2 का मान है 2 और c2 का मान है -8। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब गुणांकों का आप संबंध बनाओ। गुणांकों का संबंध, चूँकि a1 बटे में a2 बराबर 2/3 है और b1 बटा में b2 का मान 1/2 है। ठीक है, देख पा रहे हो ना? इसी प्रकार से c1 बटा में c2 का मान है -5/8 माइनस में। जब दोनों को आप माइनस से माइनस डिवाइड कर दोगे तो आपको 5/8 प्राप्त होगा। अब आप ध्यान से देखो, a1 बटे में a2 का मान 2/3 है, b1 बटे b2 का मान 1/2 है। तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं हुआ। इसी प्रकार से c1 बटे c2 का मान कुछ और है, तो यह इन दोनों के इक्वल नहीं हुआ। मतलब प्रथम दोनों गुणांक ही बराबर न हो तो हम कहते हैं कि इस समीकरण के अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए कहा है। तो अगर इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो हम इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए
A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। ठीक है, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अद्वितीय हल है, ये बात समझ में आ गया। अब अगर अद्वितीय हल है तब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको आप नोट करना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अद्वितीय हल होने की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल कैसे करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, कैसे करेगा। मैंने आपको तरीका बताया था वज्र गुणन विधि से बिना सूत्र याद किए हल करने का तरीका। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए क्या करना है बच्चों? वज्र गुणन विधि के लिए समीकरण को मैं लिख लेता हूँ। समीकरण था 2x + y बराबर 5 और इसको जब आप बाईं तरफ कर दोगे तो 2x + y - 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8 या 3x + 2y - 8 बराबर 0। और आपने गुणांक निकाला था A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -5। इसी प्रकार से A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8। ये आपने प्राप्त किया था। अब क्या करना है? अब ख्याल करो, हमने आपको ये तरीका बताया था कि जब भी आप वज्र गुणन विधि से हल करते हो तो बिना सूत्र याद किए ट्रिक की मदद से हमने कहा था सबसे पहले आप क्या लिखोगे? BCAB। ठीक है, याद आया आपको? आप क्या लिखोगे सबसे पहले? BCAB। जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। पहले लिखो BCA और यहाँ लिखो B, फिर दोबारा अपनी तरफ से BCAB लिखो और इस पहले वाले की स्थिति में B1 C1 A1 B1 लगा दो। इसमें B2 C2 A2 B2 लगा दो। ठीक है, इनके आधार पर अब इन मानों को रखें और x बटे y बटे और 1 बटे के अनुपात में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसका नियम क्या था? B1 का C2 में गुणा, B2 का C1 में गुणा, फिर C1 का A2 में गुणा, C2 का A1 में गुणा, A1 का B2 में गुणा और A2 का B1 में गुणा। तो जब अगर इसमें मान रखोगे तो आपके पास ये मिलेगा B1 बटे B2। B1 बटे B2 का मतलब 1 बटा में 2 यानी कि 1 और यहाँ पर 2। C1 और C2, C1 का मान -5 और ये माइनस में 8। A1 बटे A2 यानी A1 और A2, ये है 2 और ये है 3। इसी प्रकार B1 और B2 1 और 2। अब आप इसको क्या करो? ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बोलो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है? ये जो हम लोग वास्तव में लिखते हैं इसको हम लोग वास्तव में किसकी बटे में लिखते हैं? x के बटे में। और यहाँ से लेकर के ये जो A1 है ये इसको y बटा में लिखते हैं और A1 बटे में B1 ये जो लिखा है इसको हम लोग 1 के बटा में लिखते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो झट से यहाँ लगा लेते हैं। x बटे में 1 का -8 में गुणा -8। ध्यान से देखना बच्चों। और माइनस हमने लगाया 2 का -5 में गुणा -10। 2 है ना, -5 के गुणा करोगे तो माइनस में आएगा और यहाँ माइनस पहले से है। अब लगाते हैं बराबर का चिन्ह।
अब इनको यानी कि 5 का 3 में -5 का 3 में, तो यहाँ y बटे में लिखेंगे ना, 5 या 15 माइनस में 15, फिर माइनस हमने लगाया, और 8 दूना की माइनस में 16। बोलो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब 1 बटा में 2 का 2 में गुणा 4 माइनस 3 का 1 में गुणा 3। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो x बटे में हमें प्राप्त होगा, इसको बदल देंगे चिन्ह को, तो -8 और प्लस में 10। देखो मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान समझना। फिर y बटा में ये दोनों धनात्मक हो जाएगा और ये प्राप्त होगा प्लस में 16 बराबर 1 बटे में यहाँ घटाने पर 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 8 को घटा देंगे, x बटा में 2। ध्यान से देखो, 10 का चिन्ह धनात्मक है, 8 का चिन्ह ऋणात्मक है, तो 10 में से 8 घटाया जाएगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और ये 1 बटा में 1। अब यहाँ से प्रथम समीकरण से लिख करके, या आप लिख सकते हो प्रथम भाग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इसको प्रथम समीकरण यानी इन दोनों को लेकर के हल कर सकते हैं। फिर भी हमें x का मान निकालना है, तो x बटे में 2 और 1 बटा 1 लेकर के ही हल करेंगे। तो यहाँ से प्रथम भाग ले सकते हो। प्रथम भाग क्या है, चाहे आप प्रथम समीकरण से लिखो या प्रथम भाग से लिखो, लेकिन प्रथम समीकरण का मतलब x बटे 2 बराबर y बटे 1 नहीं है, बल्कि x बटे 2 1 बटे 1 के बराबर लेकर चलें। तो यहाँ मिलेगा x बटा में 2 बराबर 1 बटा में 1। अब आप इसको तिर्यक गुणा करोगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय भाग से, या इस चर को और चर के बराबर रखते हुए, द्वितीय भाग से y बटे 1 बराबर 1 बटा में 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो y का 1 में y हो जाएगा गुणा बराबर 1 का 1 में 1, यानी कि आएगा y बराबर प्लस में 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है पहले वाले प्रश्न का। उसमें हमें लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 20। तो इसको आप सामान्य समीकरण बदल दो। 3x माइनस 5y बराबर 20, सॉरी यहाँ -20, इसको बाईं तरफ लाएंगे ना, -20 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर 40, या ये बन जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये दोनों आपके पास समीकरण जो हैं वो समान समीकरण में बदल गए। अब बिल्कुल वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ गुणांक क्या है आपके पास, a1 बराबर 3 है, बोलो है कि नहीं है। उसी प्रकार b1 बराबर आपके पास है -5, c1 बराबर -20। a2 का मान कितना है बच्चों, 6, b2 का मान -10 और c2 बराबर है -40। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का गुणांक बनाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, a1 बटा में a2 बराबर 3 बटा में 6। इसको सॉल्व करोगे तो 1 बटा में 2 आएगा, 3 कम 3, 3 दूना के 6, 1 बटा 2। और b1 बटा में b2 का मान कितना आएगा, तो -5 बटे में -10। जब आप इसको सरलतम रूप में बदलोगे तो -5 से -10 कैंसिल होकर के 1 बटा में 2 आ जाएगा।
अब C1 बटा में C2 कितना होगा, -20 बटे में -40, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बटा में 2 प्राप्त होगा। माइनस से माइनस को कट गया और 20 और 40 दोनों 20 से डिवाइड कर दो, 20 से कम 20, 20 दूना के 40। तो हम देख रहे हैं चूँकि यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों क्या आ गया, तीनों बराबर आ गया। तो यदि तीनों गुणांक बराबर है तो इसका मतलब है कि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही ज्ञात करना था, ठीक है, हमें अद्वितीय हल की स्थिति में ही ज्ञात करना था, लेकिन इस वाले संबंध में अनंत हल प्राप्त हो रहा है। तो हम अनंत हल के लिए उस समीकरण निकाय को हल नहीं करेंगे वज्रगुणन से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या संबंध मिला है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों इक्वल है। तो इसलिए A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 ये प्राप्त हुआ। अतः ये लिख सकते हैं वो, अतः समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अब आपको इसे वज्रगुणन विधि से बिल्कुल हल नहीं करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। पहले ही प्रश्न का चौथा प्रश्न, इस प्रश्न लिखा है x - 3y -7 बराबर 0 और 3x - 3y बराबर -15 बराबर 0। तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करें। ये तो अपने समान समीकरण में है। अब आप समान समीकरण से तुलना करके यहाँ लिखेंगे A1 बराबर है 1 है कि नहीं है। पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है तो वो A1 है। इसी प्रकार B1 का मान है -3 देख पा रहे हो, और C1 का मान है -7, ये आपके पास है। अब A2 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है -3 और C2 का मान कितना है -15। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा चूँकि A1 बटा में A2 इसका मान आएगा 1 बटा में 3 है ना, और B1 बटा में B2 का मान आएगा -3 बटा में -3। तो सॉल्व करने पर 1 बटा में 1 आ जाएगा। C1 बटे C2 का मान कितना आएगा -7 बटा में -15। इसको सॉल्व करने पर 7 बटा में 15 आया। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 प्रथम गुणांक ही बराबर नहीं है, अर्थात A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2। अतः समीकरण निकाय के, बताओ बच्चों क्या होगा, अतः समीकरण निकाय के अद्वितीय हल, ठीक लिख रहा हूँ ना, अद्वितीय हल बच्चों, निकाय के अद्वितीय हल होंगे। बोलो समझ में आ गया। अब अगर अद्वितीय हल है तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इसे वज्रगुणन विधि से हल करना होगा। ठीक, तो इसको चलो वज्रगुणन से हल करते हैं। यही है, यहाँ पर हमें दिया है वज्रगुणन
विधि के लिए। ध्यान से देखेंगे बच्चों, वज्रगुणन विधि के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BCAB, फिर से BCAB, इनके आगे B1 C1 A1 B1 लगाया, B2 C2 A2 और B2 लगाया। अब आपको पता है B का C2 में गुणा, ऐसे इसको हल करते थे हम लोग, और इस तरह से हल करने पर ये बिल्कुल आसान बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इस ट्रिक को आप बिल्कुल याद कर जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग मान रखते हैं गुणांकों के लिए। B1 और B2 है माइनस में 3 और यहाँ पर भी माइनस में 3। C1 C2 का मान है -7 और माइनस में 15। A1 A2 है 1 और 3, फिर लिख देंगे माइनस में 3 और माइनस में 3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो अतः x बटे में क्या प्राप्त होगा, 3 का 15 में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस प्रकार से। तो 15 के यहाँ 45 प्लस में 45 आ जाएगा, माइनस 3 सत्ते 21 धनात्मक होगा, यह हुआ बराबर y के बटा में। अब y के लिए हम लोग 7 त्रिके 21 लिखेंगे, है ना। अब 15 का 1 में गुणा -15, तो ये रहेगा इस प्रकार से बराबर 1 बटा में। तो 1 बटे के लिए 1 का -3 में गुणा, -3 माइनस 3 3 के 9, ये रहेगा माइनस में। बोलो समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आसान से। सबसे पहले x बटे में ये बनेगा x बटे में 45 में से 21 को घटा देंगे तो आएगा 24, और y के बटा में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 15, और 1 बटा में ये भी दोनों धनात्मक हो जाएगा, तो -3 और प्लस में 9, इस प्रकार से हुआ। यह है x बटे में 24, और इसको हम घटाएंगे तो 15 में से 21 को माइनस कर देते हैं, 6 आएगा, माइनस में 6, और ये 1 बटा में 6 आएगा, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर प्रथम भाग से, प्रथम भाग से क्या होगा, x बटा 24 बराबर 1 बटा में 6। इन दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि तीनों इक्वल है, तो इसको सॉल्व करने पर 6 से 24 को घटा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान देना कि यहाँ पर एक नियम बता रहा हूँ, 1 बटे 6 और x बटा में 24 अगर बराबर के दोनों पक्ष में हर बराबर हो या अंश बराबर हो तो उसको डिवाइड किया जा सकता है, या हर को हर से कटा सकते हैं और अंश को अंश से कटा सकते हैं। तो 4 6 यहाँ पर दोनों को कटाया, सॉरी 6 से कटाया तो 6 चौको 24 हो गया और 6 कम 6 हो गया। तो इसको तीजे गुणा करके निकालोगे तो x का 1 में गुणा x और 4 का 1 में गुणा 4, ये आपके पास x का मान आ गया। अब द्वितीय भाग से लिखते हैं, द्वितीय भाग से क्या होगा, y के बटा में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग इक्वल मानेंगे 1 बटे -3 प्लस 9 के अचर के। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, y बटे 15 में से 21 को माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, माइनस में 6 बराबर 9 में से 3 को घटाओगे 1 बटा में 6 आएगा। बोलो समझ में आ गया। अब इसके बाद इनको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व किया, 6 से 6 कैंसिल, -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, y का 1 में मल्टीप्लाई y और इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस में 1, ये रहा आपके पास दोनों आंसर। और यहाँ पर
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत अच्छी तरह ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, और यदि आपको कहीं समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना पढ़ा और क्या क्या पढ़ा और आपको क्या नहीं आ रहा है। हम आपकी समस्या को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तब तक आप इसका फिर से रिवीजन करो। ओके, बाय।